नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी सरकार ने पलटी टीका नीति, टीका खरीद कर राज्यों को मुफ्त देगी। मोदी और योगी के बीच ठन्ने की अटकलें, योगी मनमानी पर उतारू। टीएमसी का धनखड़ पर तीखा हमला, लगाया भाई भतीजावाद का आरोप। केरल बीजेपी में हवाला के पैसे को लेकर बवाल, जांच कर रहा आला कमान। नरोत्तम मिश्रा और विजय वर्गीय ने कहा, मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उससे पहले आपसे दो छोटे निवेदन करना चाहता हूं, जो हम पहले भी करते रहे हैं। पहले तो ये निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल की सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण कीजिए, ताकि हम आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें और आपके लिए बेहतर कार्यक्रम और खबरें प्रदान कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप पत्रकारों द्वारा संचालित इस संस्था को अपना सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, और उसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है। उसको क्लिक करके आप सदस्यता योजना की पूरी जानकारी लेंगे और उस पर अमल करेंगे। मेरा दूसरा निवेदन ये है कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है मोबाइल पर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी उससे सत्य हिंदी की खबरें, वीडियो वगैरह देख पढ़ सकते हैं। इसलिए ये काम भी फौरन कर डालें। तो अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि देश भर में टीके मुफ्त लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार खुद टीके खरीदेगी और उन्हें राज्यों को देगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में लगे आरोपों पर लंबी सफाइयां दी। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने कोरोना से सफलतापूर्वक निपटा है। उसने पूरी तैयारी की और जो भी कदम उठाने थे उठाए। उन्होंने अपनी नाकामियों के लिए राज्य सरकारों पर ठीकरा भी फोड़ा। उन्होंने दावा किया कि राज्यों की मांग पर उन्हें अधिकार सौंप दिए थे, मगर जब उन्होंने कहा नहीं, केंद्र सरकार को ही ये काम देखने चाहिए, तो वे फिर से जिम्मेदारी ले रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर अपनी सरकार की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने किसी भी देश की तुलना में बेहतर ढंग से कोरोना को हैंडल किया है, कोरोना से लड़ाई लड़ी है। तो लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं, सरकार की नासमझी पर, सरकार की तैयारी न करने पर, तैयार की गलत नीतियों के कारण, गलत टीका नीति की वजह से सरकार हर तरफ से आरोपों से और आलोचनाओं से घिर चुकी थी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसे कटघरे में खड़ा करके रखा हुआ है। उसने वैक्सीन नीति पर बहुत ही तीखी टिप्पणियां की हैं और एक तरह से ये साबित कर दिया कि सरकार के पास कोई टीका नीति थी ही नहीं, और जो भी उसने इस दिशा में कदम उठाए वो बहुत सारी गलतियों से भरे हुए थे। तो टीका नीति को पर जो आलोचना हो रही है उसको सुधारने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि देर आयत दुरुस्त आयत। हालांकि इस टीका नीति की वजह से सैकड़ों लोगों को जानें गंवानी पड़ी हैं और आगे भी गंवानी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार ने टीकों की तैयारी नहीं की। टीकों के प्रोडक्शन को और उनको खरीद कर लोगों तक पहुंचाने में बहुत देर कर दी है। कम से कम 4 से 5 महीने की देरी हो गई है, और ऐसे में जाहिर है कि इस बीच में जिन्हें टीके नहीं लगेंगे वो कोरोना के महामारी की चपेट में आ सकते हैं। ये समस्या पैदा होगी। ऑक्सीजन के सवाल पर उन्होंने सफाई दी कि मेडिकल ऑक्सीजन पहले कभी नहीं लगी थी, लेकिन उनके ही बनाई टास्क फोर्स ने बताया था कि मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन सरकार ने कुछ किया नहीं। अब आप सफाई दे रहे हैं। लोग जानकारियों की कमी की वजह से ये सफाई को शायद स्वीकार भी कर लें, लेकिन ये जो सच है कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, और ये भी इस बात पर वो खामोशी रखी उन्होंने कि कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, चुनाव में वो बड़ी रैलियां कर रहे थे बिना मास्क लगाए, इस बारे में उन्होंने खामोशी बरती। तो एक तरह से आप देखें कि सरकार ने कुछ अपनी गलतियां मानी हैं, कुछ पर पर्दा डालने की कोशिश की है, कुछ गलतियों को दूसरे के सिर पर थोपने की कोशिश की है, और अब वो अपना कोर्स करेक्शन, अपनी सुधार करते हुए दिख रही है। लेकिन वो कितना सुधरी है
कितना बदलाव आया है ये आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी बद इंतजामी इस सरकार के सामने आ चुकी है। दरअसल सरकार को गवर्नेंस आता ही नहीं है, शासन चलाना आता नहीं है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को। ये बहुत अच्छे से पिछले 3 महीनों में देश ने देख लिया है और उनकी ये जो सफाइयाँ हैं शायद उसके गले नहीं उतरेंगी। हालांकि इस देश में लोगों की जो याददाश्त है बहुत कमज़ोर होती है, कुछ समय बाद लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जिन्होंने अपनों को खोया है, वो इसे नहीं भुलाएंगे कि केंद्र सरकार ने कैसे जो तैयारियों का समय था उसमें अपनी प्रशंसा और वाहवाही लूटने का काम करती रही। देश विदेश में ये कहते रहे प्रधानमंत्री कि भारत ने चमत्कार कर दिया है, कोरोना पर विजय पा ली है, जबकि दूसरी लहर दस्तक दे रही थी और वैज्ञानिक और विशेषज्ञ उन्हें कह रहे थे सावधान, मगर उन्होंने सावधानी नहीं बरती। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का संकट बढ़ता जा रहा है? क्या केंद्रीय नेतृत्व और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच दरार इतनी बढ़ गई है कि अब उसे पाटना मुश्किल होता जा रहा है? क्या योगी ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन्होंने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह की रविवार को दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और फिर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात ने अटकलों को और हवा दे दी है। वहीं दूसरी ओर आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड करता रहा कि योगी ने नमामि गंगे योजना में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो क्यों नहीं लगाई। इसके अलावा एक और बात आज सबसे अधिक चर्चा में रही कि यूपी बीजेपी के फेसबुक और ट्विटर दोनों ही जगह सोशल हैंडल्स पर जो बैनर लगा है उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी, बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह और सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की तस्वीरें हैं, जबकि अन्य भाजपा शासित सूबों के ट्विटर हैंडल्स पर जो बैनर फोटो हैं उनमें वहां के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की भी फोटो हैं। तो ये चाहे आप ये खबरें फोटो हैं या नहीं है या इन विवादों से हट भी जाएं, ये इनकी पुष्टि ना भी हो, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा है कि मोदी और योगी के बीच ठनी हुई है और योगी को डिस्टर्ब करने की हिम्मत संघ परिवार नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि ऐसे मौके पर अगर योगी के साथ कुछ हुआ और योगी ने बगावत कर दी तो बीजेपी की और फजीहत होगी और चुनाव हारने की 100% गारंटी मिल जाएगी। तो राज्य के जो मंत्रिमंडल है उसके विस्तार की बात है, उसमें भी ऐसा लगता है थोड़ा ब्रेक लग गया है, जो कि कुछ समय पहले लग रहा था कि अब बिल्कुल होना ही होना है। और अरविंद शर्मा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास हैं, उनका उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्री या बड़े ओहदे पर बैठना तय है, तो वो सारी चीज़ें अब फंस गई हैं और इसमें ये माना जा रहा है कि योगी का रुख बहुत ही सख्त है, वो किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक चुनौती हो गई है और योगी जानते हैं कि ये नाजुक वक्त है और इसमें उन पर हमला करने में हिचकेगा हाईकमान भी, संघ परिवार भी। संघ परिवार की वो चहेते भी हैं और हिंदुत्व के वो एक ब्रांड हैं और इसलिए उनकी ज़रूरत भी संघ परिवार महसूस करता है। इसलिए ये जो शीत युद्ध दोनों के बीच चल रहा है, अंत में जाकर कहाँ खत्म होगा ये देखना है और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है ये भी अभी देखना बाकी है। अगली खबर का रुख करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर भाई भतीजावाद करने और अपने लोगों को ही अपना ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल ने इसका जवाब भी दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि राज्यपाल ने ओएसडी अभ्युदय शेखावत, ओएसडी समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी आईटी कौस्तव एस वालिकर और नव नियुक्त ओएसडी किशन धनखड़ को नियुक्त किया है। वहीं राज्यपाल ने ट्वीट करके इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ओएसडी पद पर नियुक्त 6 लोगों में से कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है। ये लोग अलग अलग राज्यों और 4 भिन्न जातियों से हैं, इनमें उनका अपना कोई नहीं है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। राज्यपाल के जवाब के बाद महुआ मोइत्रा ने
फिर हमला किया और तंज किया कि राज्यपाल लाख कोशिश कर लें वे उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि धनखड़ दिल्ली लौट जाएं और कोई नई नौकरी ढूंढ लें। महुआ मोइत्रा ने जगदीप धनखड़ को राज्यपाल महोदय या महामहिम नहीं कहा बल्कि अंकल जी कहकर संबोधित किया। तो ये बहुत साफ संकेत दे दिए हैं तृणमूल कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, कि वो अब राज्यपाल को बख्शने नहीं जा रही हैं। अब राज्यपाल जिस तरह से आरोप लगाएंगे उन्हें उस तरह के जवाब मिलेंगे। और महुआ मोइत्रा बहुत ही मुखर हैं, बहुत ही समझदार और तेज तर्रार महिला सांसद हैं, नेता हैं, और उनके प्रहार सीधे लगते हैं, चोट करते हैं। तो अब अगर महुआ मोइत्रा और अगर उन्होंने, ममता बनर्जी ने 2-3 और ऐसे सांसदों और नेताओं को उनके पीछे लगा दिया तो धनखड़ की जो थोड़ी बहुत इज्जत है बची होगी वो भी अब ख़त्म हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी उनकी, क्योंकि वो जिस तरह का व्यवहार करते रहे हैं पिछले 2.5-3 साल में, वो भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे घटिया और निंदनीय घटना रही है। और महुआ मोइत्रा ने जो आरोप लगाया भाई भतीजावाद का, वो कह रहे हैं विभिन्न जातियों के हैं। महुआ मोइत्रा ने भी नहीं कहा कि भिन्न जातियों के हैं, उन्होंने भी नहीं कहा कि उनकी जाति के हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं और ये भी बताया कि वो किनके रिश्तेदार हैं, किनके बच्चे हैं और कहाँ से उनका संबंध धनखड़ से जुड़ता है। हालांकि किशन धनखड़ उनकी अपनी जाति के भी हैं। तो सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। राज्यपाल धनखड़ की भी बखिया उधड़ रही है और उधड़नी चाहिए। इस तरह के राज्यपाल की जितनी दुर्गति हो, जितना उसकी कहना चाहिए कि इज्जत का फलूदा बनेगा, उतना ही दूसरे राज्यपालों को सबक मिलेगा कि उनको अपनी मर्यादा और गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो जब जैसे को तैसा पर राजनीतिक दल उतर आते हैं तो वो उनकी दुर्गति इस तरह से होती है जैसी धनखड़ की अब शुरू हो गई है, बारी आ गई है। अगली खबर लेते हैं। 3.5 करोड़ रुपए की डकैती के एक मामले में केरल बीजेपी के कुछ नेताओं से पूछताछ के बाद पार्टी की राज्य इकाई में खलबली का माहौल है। 3 सदस्यों की एक कमेटी ने पूरे मामले की जांच करके हाईकमान को रिपोर्ट दे दी है। डकैती के मामले में केरल की पुलिस हवाला के एंगल से जांच कर रही है। बीजेपी आलाकमान ने कहा कि कमेटी इस बात की भी रिपोर्ट दे कि उसकी ओर से विधानसभा चुनाव में दिए गए फंड को किस तरह बांटा और इस्तेमाल किया गया। कमेटी में रिटायर्ड नौकरशाह CV आनंद बोस, जैकब थॉमस और ई श्रीधरन को शामिल किया गया है। थॉमस और ई श्रीधरन ने बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और दोनों के दोनों हारे भी थे। वो कुछ ही महीने पहले पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि ये किसी गुट में शामिल नहीं है और निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप भी दी है और ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मांगी थी। 3.5 करोड़ रुपए की रकम के बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए लाई गई थी। इसे लेकर राज्य बीजेपी के कई नेताओं के अलावा केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के निजी सहयोगी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार रहे के सुंदरा की ओर से जब ये आरोप लगाया गया कि उन्हें बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने नामांकन वापस लेने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे, तो इसे लेकर भी काफ़ी चर्चा है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को गलत बताया है, लेकिन इस कांड ने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर और किस तरह से वो चुनाव अभियान के लिए पैसा जुटाती है, किस तरह से पैसा भेजती है, ये सारा इससे पर्दा उठा दिया है। ये जांच से पता चलेगा कि क्या हवाला के जरिए बीजेपी के सेंट्रल कमांड ने केरल में पैसे भेजे 3.5 करोड़ रुपए और उन पैसों की लूटपाट हुई और जो वहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उनके बीच हुई। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है, लेकिन बीजेपी की कार्यप्रणाली को और चुनाव की मशीनरी को ये एक्सपोज करती है। समझना चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी रकम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाई जाती है। पूरे देश में आप जानते हैं कि हवाला कारोबार करने वालों का नेटवर्क है और वो आप अगर दिल्ली में कोई रकम देते हैं तो वो
उनका एजेंट आपको किसी भी देश के हिस्से में वो रकम उस जिसको भी आप कहेंगे उसको दे दी जाती है। और यही हवाला के ज़रिए केरल में भी हो रहा होगा, देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह से धन पहुंचाया जा रहा होगा। लेकिन चूंकि केरल में ये एक डकैती के रूप में सामने आया, पुलिस के पास मामला आया और पुलिस ने जब जांच की तब समझ में आया कि ये 3.5 करोड़ रुपए किस तरह से भेजा गया। तो अब ये जांच चल रही है। बीजेपी की इंटरनल कमेटी ने जांच की रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट का क्या होगा हमें पता नहीं है। इस तरह की चीज़ें अक्सर दबा दी जाती हैं कि उससे पार्टी की बदनामी होती है। हालांकि पार्टी की बदनामी तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जैसा जितना भी है पार्टी की बदनामी को रोकने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार और बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा देगी। लेकिन अब बात खुल गई है और इसके और भी आयाम हैं जिनकी पड़ताल करनी चाहिए, विभिन्न दलों को करनी चाहिए अपने स्तर पर कि कैसे इतनी बड़ी रकम, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है और इलेक्शन बॉन्ड के रूप में भी एक जो दबी छुपे ढंग से पैसा लेने की प्रक्रिया उसने शुरू की है, उसका फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा उसी को मिल रहा है। तो ये सामने आ चुका है और अब इसको गहरी तहकीकात होगी तो बहुत सारे रहस्य सामने आ सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही सूचनाओं को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ये झूठी बातें हैं। व्हाट्सएप एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका वाइस चांसलर बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के नेतृत्व में संगठित है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे अभी मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक में भी इसी प्रकार की चर्चाओं के बीच येदियुरप्पा ने कहा कि अगर बीजेपी आला कमान उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेगा तो वे इसके लिए राजी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आला कमान का भरोसा उन पर है वो इस पद पर काम करते रहेंगे। दूसरी ओर कर्नाटक कांग्रेस ने कहा कि राज्य की बीजेपी इकाई में अंतहीन गुटबाजी है। तो कुछ चीज़ें बहुत साफ हो रही हैं। मध्य प्रदेश का जो मामला है वो ये है कि ये पहले से ही माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनको बहुत देर तक बनाकर नहीं रखा जाएगा और आगे या पीछे कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र तोमर जो प्रमुख रूप से दावेदार हैं उनकी ताजपोशी कर दी जाएगी। अब चूंकि काफ़ी समय हो गया शिवराज सिंह चौहान को और ये जो हाई कमान है वो शिवराज सिंह चौहान को पसंद नहीं करता है, तो शायद ये सुगबुगाहट मध्य प्रदेश में शुरू हो गई थी कि अब शिवराज सिंह चौहान की विदाई होने वाली है। बहुत सारे सवाल उठने लगे थे, पूछे जाने लगे थे बीजेपी नेताओं से और उसी संदर्भ में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने खंडन किया। लेकिन खंडन का मतलब ये कतई नहीं है कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो कभी भी हो सकता है और होना बहुत अक्सर जो ज़्यादातर राजनीतिक प्रेक्षक हैं इसको लाजमी मान रहे हैं कि ये परिवर्तन हो के रहेगा। जहाँ तक येदियुरप्पा की बात है तो वो इतने अपने बल पर वहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो खुद चैलेंज कर सकते हैं केंद्र को, केंद्रीय सत्ता को, केंद्रीय हाईकमान को, आला कमान को कि वो उनको नहीं हटा सकता, क्योंकि येदियुरप्पा को हटाने का मतलब होगा सरकार का जाना। येदियुरप्पा ने ही सरकार जोड़ तोड़ से बनाई थी, वही जोड़ तोड़ से चला रहे हैं और अगर उन्हें हटाया गया तो वो सरकार चलने नहीं देंगे, सरकार को गिरा कर मानेंगे। इसीलिए जो मोदी शाह हैं वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे सीधे चैलेंज कर रही हैं, वो मोदी उनको काबू में नहीं कर पा रहे हैं। तो विभिन्न राज्यों में अब इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी है। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।